हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम BSPSCL करस्पॉन्डेंट क्लर्क का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी और आंसर्स भी आपको डिटेल में समझाते जाऊंगी। और इस प्रैक्टिस सेट का PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट 4 का जो PDF है मैं आज शाम तक आप अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन है कि मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रभावित की जाती है? पहला ऑप्शन है कर दरों की कमी, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, रेपो दर की वृद्धि, उधार देने पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कर दरों की कमी। आपको मैं डिटेल में समझा देती हूँ कि विस्तारक राजकोषीय नीति का जो उपयोग किया जाता है वो मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कुल मांग को बढ़ाता है जो बदले में अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार जॉब्स का वृद्धि करता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन से एक पूरा पाषाण स्थल है? ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं जो है जिन्हें भीमबेटका रॉक सेल्टस के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है थर्ड क्वेश्चन कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1956-57 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा चल रनिंग ट्रॉफी के रूप में की गई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ये सारे आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 शिवराय की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट जो है और महानदी और वेगई नदियाँ के बीच फैला हुआ है। ठीक है, वो मुख्य रूप से धारवाड़ आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने हुए हैं। जावड़ी पहाड़ियाँ और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है और दक्षिण में पूर्वी घाट नीलगिरी में पश्चिमी घाट के साथ मिल जाती हैं। तो अब आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? नीतीश कुमार, अमित शाह, विजय कुमार चौधरी और जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित सियासत में सदस्यता नामक एक पुस्तक का विमोचन किया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, सरसों। और खरीफ फसलें जो होती हैं जिन्हें हम मानसूनी फसल के रूप में भी जानते हैं, वे फसलें हैं जो मानसूनी बरसात के मौसम में मतलब जून से अक्टूबर के दौरान जो है उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, दालें और भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1987 में किस राज्य के अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जहां लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पुलवड नाम की कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी को करीब 30,000 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। इस भूमि का अधिकांश भाग किसानों द्वारा अपने राई के लिए खेत में चरने के लिए उपयोग किया गया था उस समय। लेकिन कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना शुरू कर दिया जिनका इस्तेमाल पेपर पल्प बनाने के लिए किया गया था उस समय। इससे स्थानीय किसानों को परेशानी हुई और उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर कि वॉन कार्मेन पुरस्कार किसकी प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 विज्ञान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश वादवी शिवन को वर्ष 2020 में वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, इसका नाम एरोस्पेस इंजीनियर और वायु गतिकी स्पेशलिस्ट थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से होकर गुजरता है जो डैश से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 मुख गुहा। ठीक है, भोजन आहार नाल के माध्यम से गुजरता है जो मुख गुहा से आरंभ होती है और गुदा पर
समाप्त हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अंबाला, अमृतसर, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, अंबाला। अंबाला सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर स्थित शहर है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पहाड़ या ऊपर की ओर दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है। इस तरह की ऊपरी भूमि को जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के राज्य का मुखिया है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको जो भारत के राज्य का मुखिया होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि पेंसिल में कार्बन के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट को मिट्टी के साथ मिलाकर लंबी पतली पेंसिल शीशा बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है? तो ये सारे ऑप्शंस है आपके और इसका राइट आंसर है भूख एवं कुपोषण। भूख और कुपोषण जो होता है भारत में खाद्य असुरक्षा को दर्शाता है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य की रिपोर्ट के अनुसार भारत खाद्य असुरक्षित लोगों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको ये कैसा लगा? थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन कि गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कन्नौज। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों अर्थात पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष हुआ था। पालों ने भारत के पूर्वी भागों पर शासन किया जबकि प्रतिहारों ने पश्चिमी भारत को अपने नियंत्रण में रखा। वहीं राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया। अब हम बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर कि 1921 में अवध में किसानों के साथ ताल्लुकदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो इसका सारे ऑप्शंस है और इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बाला रामचंद्र। अवध में बाला रामचंद्र एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी में काम किया था। उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब वो हेड थे इस आंदोलन के। अब हम बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैं ये प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प भी चाहिए तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो आपका 16th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? ठीक है, सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है बिम्बिसार। बिम्बिसार जो था हर्षक वंश का पहला महान राजा था। उन्होंने जीवन नामक वैद्य चिकित्सक को अवंती के राजा के पास भेजा था जो संभवतः पीलिया रोग से पीड़ित था। उनके दरबार में तक्षशिला के राजा ने एक राजदूत भी भेजा था। बिम्बिसार महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन थे। ठीक है, तो अब 17th क्वेश्चन है कि भारत इतिहास में शेर मसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। ठीक है, अब हम बढ़ते 18th क्वेश्चन की ओर। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। अब आपका आता है 19th क्वेश्चन के 3 महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण में कौन सी मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों द्वारा नीचे लाए गए पदार्थों के जमाव से होता है। अब आपका आता है लास्ट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। स्थिर जल निकायों में चमकदार मैले हरे धब्बे पैच, जिसे हम पैच कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं? तो सारे ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है आपका शैवाल। सूरज की रोशनी, तापमान और जलीय आवास की पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल युक्त शैवाल का तेजी से विकास होता है। अब देखिए आपका आता है मैथ्स का सेक्शन। तो देखिए मैं इसमें आपको एक एक क्वेश्चंस नहीं दिखा रही हूँ इसलिए कि आपका भी टाइम का बचत होगा और मेरा भी। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ और अभी मैं आपको साइड में इसी वीडियो में साइड में आपको आंसर्स दिख रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। तो आपको ये करना है कि आपको
जब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दूंगी तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, क्वेश्चंस देख लेना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर मैच करना है कि जो मैंने आंसर आपको अभी दिखाया है वो आपसे मैच हो रहा है कि नहीं। आपको चीटिंग नहीं करना है। अगर आप सीरियस है इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको पहले आंसर नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर मैच करना है। इससे होगा क्या कि आपको समझ में आएगा कि हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो मैं तो आपका टाइम का बचत के लिए मैंने ऐसा किया है कि एक क्वेश्चन को और आंसर्स को मैं नहीं दिखा के मैं आपको इकट्ठे क्वेश्चंस मैथ्स के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स से वो सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से, सब कुछ से आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही करना है। आपको ये सारा क्वेश्चंस और आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आज शाम तक। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। रक्त। ठीक है, तो रक्त का आपको पर्यायवाची बताना है। तो रक्त को जैसा कि आपको पता है कि लहू कहा जाता है सारे ऑप्शंस में, तो लहू राइट आंसर है। यामा का जो पर्यायवाची होता है वो निशा होता है। त्रियामा को रात कहते हैं और अवधेश को कौशलपति कहते हैं। मैं चारों ऑप्शंस के मैं आपको पर्यायवाची यहाँ बता दी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, तो गले का हार होना, इसको आपको बताना है कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका कि अत्यंत प्रिय होना। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको विलोम बताना है, उल्टा बताना है। तो कल्पित। ठीक है, वर्ड है आपको कल्पित। अब ये सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है आपका यथार्थ। कल्पित का होता है कि कल्पना करना, कल्पना से, और यथार्थ का होता है कि जो फैक्ट होता है, जो रियल होता है वो यथार्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। उसके बोलने से वह चला गया, उसने बोला और वह चला गया। यदि वो बोलता तो वह चला जाता, ये जैसे ही उसने बोला वैसे ही वो चला गया। तो इसमें आपको संयुक्त वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर है उसने बोला और वह चला गया। यहाँ और का जो वर्ड यूज़ हो रहा है तो ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। संयुक्त वाक्य का मतलब ही वही होता है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य या प्रधान उपवाक्य हो। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो सारे आप देख लीजिए और कौन सा उसमें सही स्पेलिंग है हिंदी में वो आपको बताना है। तो अमावस्या जो सेकंड है वो आपका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी, आर लिखा हुआ है यहाँ पे आरसी। उसके बाद इसमें जो राइट आंसर है वेद संबंधी आईना, ये आपका राइट आंसर था। जहाँ आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट हो रहा है तो वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो तक यहाँ तक बने हुए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस है, तभी तक आप इस वीडियो को यहाँ पर आए हैं। 47 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को अर्थ को सर्वश्रेष्ठ, मतलब यहाँ पे आपको मुहावरे का जो है मीनिंग बताना है। पाँव में बेड़ी होना, तो इसका मतलब होता है, समझ में आ रहा है आपको, कि नियंत्रण में होना। पाँव बेड़ी, बेड़ी जो है आपका वो बंधन के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपका 48 जो 50 क्वेश्चंस है वो आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ को आपको पढ़ के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताने हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो पूरा पैराग्राफ आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, चाहे मैं जो पीडीएफ दूंगी उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ के उसका राइट आंसर देंगे। तो मैं ये जो पैराग्राफ है मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस है पहला वाला कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ईंधन के बारे में बताया गया है, ईंधन के महत्व के बारे में बताया गया है, ईंधनों का संरक्षण कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, क्यों जरूरी है, ये सब बताया गया है। तो इसका जो शीर्षक होगा, आपका जो सेकंड है ईंधनों का संरक्षण, ये आपका राइट इसमें टाइटल होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या है 49 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से जो पूछा गया है। 49 क्वेश्चन है कि ईंधन में किसका उत्पादन होता है, वाहनों का, शिक्षा का, भोजन का, ऊर्जा का। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का कि ईंधन के मुख्य स्रोत क्या है, पेट्रोलियम, द्रव एवं कोयला, परमाणु एवं जैव ईंधन, परमाणु एवं कोयला, रासायनिक एवं जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, पेट्रोलियम, द्रव एवं कोयला। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो देखिए रीजनिंग में भी मैं यही कर रही हूँ कि आपको मैं क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ और साइड में आपको जो दिख रहा है ये सारे जो आंसर्स हैं वो मैं आपको दे देती हूँ। पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो मैथ्स के साथ मैं बताई कि क्वेश्चंस आप देख लीजिए। आपको चीटिंग नहीं करना है, आपको आंसर पहले नहीं देखना है, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर मैच करना है लास्ट में कि आपका ये सही होता है कि नहीं। और जहाँ गलती होता है तो वो तो आपको आंसर समझ में आ ही जाएगा कि हाँ आपका गलती कहाँ हो रहा है। तो मैं देखिए सिर्फ और सिर्फ टाइम
टाइम का बचत के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, नहीं तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के भी बता देती। वैसे भी जब वीडियो लंबा हो जा रहा है तो आप लोग को तो इंटरेस्ट हो नहीं रहा है, आप लोग वीडियो तो लास्ट तक देख नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैथ और रीजनिंग के लिए मैं अब यही करूँगी कि क्वेश्चंस दिखा देती हूँ और आंसर भी साथ में दे देती हूँ। बाकी जो सेक्शंस हैं उसको मैं आपको आंसर सही से डिस्कशन करूँगी और डिटेल में आंसर बताते जाऊँगी, ठीक है। तो जो भी आपको अभी दिख रहे हैं ये सारे ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग में आपको जैसे कि पता है कि 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और आपको मैंने पहले बताया था कि किरण पब्लिकेशन का जब मैं 20 सेट पूरा कर लूँगी तो मैं आपको साथ ही साथ इसका जो टेक्स्ट बुक ऐप का जो मॉक टेस्ट होता है वो भी प्रोवाइड करूँगी। तो आप थोड़े भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लगातार विजिट करते रहिए, क्योंकि हर 1-2 दिन 3 दिन के गैप पे मैं प्रैक्टिस सेट डालूँगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो मैं आपको हेल्प करूँगी। अगर आप अभी तक मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, आप इस वीडियो में हैं, 15 मिनट की वीडियो तक हैं आप, तो आप यकीन मानिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, और आप बहुत बच्चों से ऐसे ऑलरेडी आगे हैं जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं होते हैं। तो ठीक है, अब आपका आता है जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। चूज़ द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज, ठीक है। टू ड्रॉ द लाइन, तो इसका आपको मीनिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर है टू सेट लिमिट्स। टू ड्रॉ द लाइन का मतलब लाइन को खींचना, तो मतलब लिमिट्स को सेट कर देना, ठीक। आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एम्बिशन। एम्बिशन का आपको सिनोनिम्स बताना है, तो डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर इसका राइट आंसर है। अब आता है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से पार्ट में आपका एरर है ये आपको बताना है। तो आपका अगर कोई नहीं है तो आपका 4 आंसर होगा। द ब्लाइंड्स डिजर्व अवर सिंपैथी, ठीक है। तो इसमें आपका जो ब्लाइंड है जो पहला है वही आपका इसमें रॉन्ग है। यहाँ पे द ब्लाइंड्स की जगह द ब्लाइंड का यूज होगा। आपको बताना है एनालॉजीज फॉर व्हील स्पोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 लैडर एंड रंग। देखिए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है किरण पब्लिकेशन में जो आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो प्रिंटेड है, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो देख लेते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम फॉर इग्नोर। इग्नोर का आपको एंटोनिम बताना है। तो एक्नॉलेज, इग्नोर का मतलब होता है कि उसको ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना। एक्नॉलेज का होता है कि उसकी प्रशंसा करना, उसको स्वीकार करना, ठीक है। तो ये आपका एंटोनिम्स हो गया। अब आप आता है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको यहाँ बताना, ए फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, ठीक है। तो इसका प्रीपोजिशन होगा आपका ऑप्शन 2। यहाँ पे 2 आएगा, ए फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन इंट्रोगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। जो आपका लाइन दिया है उसको आपको इंट्रोगेटिव में आपको बनाना है। तो इसका राइट आंसर द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 इज द मून शाइनिंग इन द स्काई। ये आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न में हो गया। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन, क्वेश्चन के रूप में आपको इसको बताना है। अब आता है 78 क्वेश्चन के फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वॉट एवर वर्क दैट विच यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लाइन में आपका एरर है ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है। वॉट एवर डिसीजन ही मेड आई वुड सपोर्ट इट, मतलब कि यहाँ वॉट एवर वर्क यू अंडरटेक का प्रयोग होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79th क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो ही हैज़ 2 पेन्स, इसको पास्ट टेंस में आपको राइट बताना है। तो सारे ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपको साफ समझ में आ रहा है कि ही हैड 2 पेन्स। हैड जो है वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, विल फ्यूचर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन। इसमें कंजक्शन आपको बताना है। तो सेंटेंस पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इज ईटिंग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन जो है इस प्रैक्टिस सेट का, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज का। बेसिक कंप्यूटर में पहला आपका क्वेश्चन है कि एक IPv4 पता डैश बिट का होता है। तो इसका राइट आंसर है 32। देखिए कंप्यूटर का जो अगर आपका डिमांड रहेगा आप लोग का, तो कंप्यूटर के मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको इसका ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन को एक्सेल लुकअप और संदर्भ फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मैच। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS एक्सेल 2010 पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर दिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 83 क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो सारे यहाँ ऑप्शन है, इसे पढ़ लीजिएगा और आपको इसमें बताना है कि इसमें जो सारे जो सेंटेंस हैं उसमें गलत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। MS एक्सेल 2010 में हम सेल में कमेंट नहीं डाल सकते। MS एक्सेल 2010 या ऑफिस 365 में हम किसी सेल में टिप्पणी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप आता है 84 क्वेश्चन कि जब MS वर्ड 2010 MS का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह है आपका Ctrl+N। ठीक है, यही आपको याद रखना है। अब आता है आपका 85 क्वेश्चन कि ईमेल में फील्ड में डैश फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है। ठीक है, उद्देश्य को इंगित करता है तो वो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में उद्देश्य को लिखा जाता है। अब आता है आपका 86 नंबर क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन है आपका, डैश को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में फैलाया जा सकता है। इस तरह के हमलों को आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। यह आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है। तो इसका है वायरस, चैट, सर्च, ईमेल। तो इसमें राइट ऑब्वियस सी बात है कि वायरस। ठीक है, वायरस जो है हमारे लिए खतरनाक होता है, इंटरनेट के लिए, कंप्यूटर के लिए। अब आता है आपका MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डिलीट, ऑप्शन 2। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है Alt+Enter। और आपका 90 और 91 क्वेश्चंस का जो में है आप देख लीजिएगा, उसका राइट आंसर वहाँ पे दिया है, टिक किया हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बॉटम राइट। और 93 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो @ आपको पता है कि ईमेल आईडी में होता है। ठीक है, अब आप आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, Ctrl+N। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट भी हो रहे हैं करंट पब्लिकेशन में, तो इसमें प्रिंटिंग का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा आप PDF में। और 95 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3। अब आता है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा? ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 97 क्वेश्चन। देखिए, ये तो प्रैक्टिस सेट 4 है, बाकी प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 का ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और उस प्रैक्टिस सेट का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट 4 का आज मैं डिस्कशन कर रही हूँ, बाकी आपको सेट 1-2 दिन के अंदर मिलते रहेंगे। MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो सारे आपके ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट पेंटर, इरेजर, रिप्लेस और शो हाइड बटन। का राइट आंसर है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब नाम का 98 क्वेश्चन है कि URL शब्द का क्या अर्थ है? तो 98 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका कि URL एक विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। 99 क्वेश्चन है कि आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। सारे ऑप्शन है आपके, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में सारे जो वेब पेज होते हैं उसका कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। अब आपका 100 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्डपैड, नोटपैड। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है ऑप्शन में कि MS एक्सेल जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो ऑल द बेस्ट आपको। आपके एग्जाम की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो देखने का मतलब यही है कि आप बहुत इंटरेस्टेड है इस प्रैक्टिस सेट में और आप सही में तैयारी कर रहे हैं। और आगे के प्रैक्टिस सेट के लिए आप ऐसे ही लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए जितना हो सके, इससे भी और बाकी कहीं से भी मिलता है तो आप करते रहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।